This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठी दिनांक 16 जून 2021 चरक दिनांक 4 प्रमेह दिना शंखं चक्रं जलकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधावाग्निलीलम् प्रौढधावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महापुरुषम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः मुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदा हि एते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति अथवा कालप्रकाशात् पर्यांसो अनुबध्नन्ति तदन्न तदा विकारा विनिर्वृत्ति। तो ये जो निदान दोष और दुष्य ये तीन विशेष है उनका परस्पर से अनुबंध नहीं है अनुकूलता नहीं है तो न तथा विकारा विनिर्वृत्ति तो विकार निर्माण ही नहीं होता चिराद्वापि अभिनिर्वर्तते निर्वर्तन्ते अथवा दीर्घ काल से निर्माण होते हैं तनो भवन्ति ऐथोक्त सर्वलिंगा उसमें ज्यादा गौरव नहीं रहता और सभी के सभी लक्षण निर्माण होंगे ऐसे भी स्थिति नहीं रहती विपर्य विपरीता उसके विपरीत विपर्य है तो विपरीत स्थिति हो जाती है तो विकार शीघ्र जन्म देता है बहुत गंभीर इस प्रकार का हो सकता है सभी लक्षण निर्माण होते हैं तुरंत जन्म देता है इति सर्व विकार विघात भावाभाव विशेषा विनिर्वृत्ति हेतुर्भवति उत्तम तो इसी प्रकार से सर्व विकारों विघात भाव विघात अभाव इसके बारे में जो प्रति विशेष है ये अभिनिवृत्ति हेतुर्भवति उत्तम अभिनिवृत्ति का हेतु यहाँ पे बताया गया तो केवल प्रमेह को ही नहीं लेकिन बाकी रोगों के बारे में भी ये बात सही है और इसमें ये देखना जरूरी है कि कारण सामग्री कितनी बलवत इस प्रकार की है अगर वो बलवत है तो शीघ्र विकार निर्मिति होगी अगर वो अबल है काल प्रकर्ष नहीं है वगैरह वगैरह तो उतनी जल्दी विकार की अभिनिवृत्ति होगी ऐसा नहीं है अनुवंशिकता पण त्याच्या जोडीला असेल तर होण्याची शक्यता जास्त अनुवंशिकता असेल आणि जर हेतू नसतील तर तो उशिरा होतो असं हो हो
तत्र इमे त्रयो निदानादिविशेषाः श्लेषमित्तानां प्रमेयाणाम् आशु अभिनिर्वृत्तिकरा भवन्ति। तो ये जो तीन निदानादि विशेष है वो कफ निमित्त जो प्रमेय है उनकी तात्काल निर्वृत्ति करने वाले इस प्रकार के होते हैं। तद यथा हायनक यवक चीनक उद्दालक नैषध इत्कक कुंदक महाव्रीहि प्रमोदक सुगंधकानां नवानां अतिवेलम अतिप्रमाणेन च उपयोग। तो ये खास करके कुछ चावल की जातियां इस प्रकार की है। और इसमें सुगंधक भी एक बताई गई है, महाव्रीहि भी है और सुगंधक भी है। तो अभी ये बासमती या फिर अम्बेमो ये जो चावल सुगंध इस प्रकार का है उसका अतिवे नवानाम एक तो नवीन का प्रयोग है, अतिवेलम अति प्रमाणेन जो उपयोग दीर्घ काल से और अति मात्रा में इनका अगर प्रयोग होता है तो वो कफजन प्रमेह का निमित्त हो जाता है। अभी पुराने जमाने में ये शादी वगैरह जो है, शादी और गोधूम दोनों एक बरस पुराना करके ही खाने की प्रथा थी। तो इस बरस में जो फसल आई है उसको एक बरस वैसे ही रखते हैं, उसको एक प्राचीन तरीके से रखने का एक तरीका है। और फिर दूसरे बरस में वो निकाल के पहले वो हैंड पाउंड इस प्रकार का ही रहता था। ये मिल्स, राइस मिल्स इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो उसी में से चावल आता था और बस पूरा का पूरा नहीं निकाला जाता था। अभी ये सब बदल गया, एक बरस चावल रखना ये भी बात नहीं रही अभी। और हाँ, गेहूं भी इस प्रकार से ताजा आ गया, वही इस्तेमाल में आ गया, इस प्रकार की स्थिति हो गई। और ये एक बड़ा कारण है डायबिटीज बढ़ने के लिए। वैसे अन्य भी कारण है लेकिन इस कारण को देखा नहीं जाता। सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये एक अहम कारण है, उसमें कोई संदेह नहीं है और उसी को ज्यादा दोष दिया जाता है। लेकिन सीडेंटरी लाइफस्टाइल के बावजूद इस प्रकार का नया अनाज खाना ये भी एक प्रमेह का अहम कारण इस प्रकार का है और वो फिर ध्यान में नहीं लिया जा रहा और ये एक बड़ी आपत्ति इस प्रकार की है। तथा सर्पिष्ठतां नव हरेणु माश सूप्याना। तो सर्पिष मत इस प्रकार के नव हरेणु एक वर्ष झालं धान्य त्याचे हे बदलतात गोष्टी मैं तो नहीं कहने लगा। इसमें एक बरस पुराना होने के बाद क्या परिवर्तन आता है इसके बारे में ज्यादा संशोधन नहीं हुआ है। वो हल्का होता है ऐसा कहना है, कफ कर्तृत्व उसका कम हो जाता है। लेकिन अभी ये अहमदाबाद में मिथुन शाह करके है ऑर्गेनिक का प्रचार प्रसार करने वाला, तो उसने ये मुद्दा उठाया था कि चावल एक बरस पुराना ही खाना है और ये डायबिटीज का बड़ा कारण है इस प्रकार से। और वो कोशिश कर रहा था अपने तरीके से लोगों में ये समझ फैले इस प्रकार से, लेकिन फिर भी ये प्रयास बहुत ही कम है और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि घर छोटे छोटे होते हैं और अपना खुद का जो उपयुक्त आवश्यक सामान है वो रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, तो ये कहाँ से रखेंगे वगैरह। तो ये दिक्कतें हैं इस सभी में। और कैसे रखेंगे, वो खराब नहीं होना चाहिए। अभी काफी इसके बारे में बोरिक एसिड तो लगाते हैं लेकिन वो भी अच्छा नहीं है। तो एरंडी का तेल लगाना 100 किलो चावल के लिए 1 लीटर एरंडी का तेल का पर्याप्त होता है ऐसा कहना है। तो उससे वो खराब नहीं होता। फिर मिर्ची रखते हैं, डिब्बे रखते हैं, काफी लोग करते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि एक बरस पुराना करके ही खाना बेहतर है। ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो नवहरेणु माश सूप्य इनका बहुत अंदर
गौतम दादा नाही नाही आलेले नाही आहे म्हणून नाही आहे. ग्राम्य अवधकानांच्या मांसाला ग्राम्य अनूप और अवधक मांस इनका सेवन लगातार इस प्रकार का अतिवेलम अतिमात्र ये सभी जगह रखना है. शाक तिल पलल पिष्टान्न पायस कृशरा विलेपी इक्षु विकाराणा. तो शाक तिल पलल ये शायद तिल की पेंट ये पिंड्याक ऐसा लेना ज्यादा उचित है. पलल का एक अंश एक अर्थ मांस से भी है, लेकिन ऊपर अवधक मांस का प्रयोग होके गया है. पिष्टान्न, ये पिष्ट से बना अन्न, खास करके मोदक वगैरह जो इस प्रकार के बनते हैं. पायस, खीर, कृशरा. और ये कृशरा जो ग्रंथों में है वो तिल, माश और चावल इससे बनी कृशरा ये ग्रंथों में है. तो ये तीनों अच्छे नहीं है. विलेपी इक्षु विकाराणा और इक्षु विकार. क्षीर नव मध्य मंदक दधि द्रव मधुर तरण प्रायाणाम च उपयोगः. क्षीर नवमध्य मंदक दधि द्रव मधुर तरुण प्राय इस प्रकार के आहार का प्रयोग. मृषा व्यायाम वर्जनम, और शरीर की शुद्धि और व्यायाम इसको सेवन न करना. स्वप्न शयन आसन प्रसंग. तो पहले स्वप्न का अर्थ निद्रा लेना चाहिए. शयन यानी कि लेटे रहना ऐसा लेना चाहिए, और आसन बैठे रहना. यश्च कश्चित विधिर अन्योपि श्लेष्म में तो मूत्र संजननः स सर्व निदान विशेषः. और भी कोई विधि जो कफ मेद और मूत्र निर्माण करने वाला है. तो ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि जो कफ मेद और मूत्र इनको निर्माण करने वाला है स सर्वो निदान विशेषः, वो सभी निदान विशेष है. बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेषः. बहुद्रव कफ यहाँ पे दोष विशेष इस प्रकार का है. तो ये एक खास बात बताई गई है कि बहुद्रव श्लेष्मा इसमें दोष विशेष है. और विशेषतः पानी जो पीना है वो प्रमेही के लिए तो बहुत ही कम पीना है. ये ऋते शरद निरागाभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चांद्रश. शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति को भी पानी कम ही पीना है, ये जो निर्देश है. यहाँ अगर बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष इस प्रकार का है तो खास करके प्रमेह में पानी बहुत ही कम पीना है. और यह अनुभव रहता है कि रात का खाने के बाद सोने तक जितना पानी पीते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रात में बढ़ती है. और पानी नहीं पिएंगे, बहुत ही कम पानी पिएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखना है कि बहुद्रव श्लेष्मा अत्र दोष विशेषता. केवल पानी ही नहीं, बाकी जूसेस वगैरह ऐसे भी अगर द्रव पदार्थ ज्यादा लेते हैं तो वो भी एक अहम कारण श्लेष्म में मेदोमूत्र जनन इस प्रकार का हो जाता है. और फिर उससे प्रमेह होने की, कफजमेह होने की शंका बहुत रहती. बहु अबद्धम मांसम शरीरज क्लेदः शुक्रम शोणितम वसा मज्जा लसिका रसश्च ओजस संख्यातः इति दोष विशेषाः. तो बहु और अबद्ध इस प्रकार का मेद मांस. तो बहु अबद्ध ये सभी से भी ले सकते हैं, लेकिन सभी में अबद्ध का मतलब क्या करेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल है. मेद के बारे में तो बहु और अबद्ध, ज्यादा मेद होना और अबद्ध होना. तो विभक्त घनगात्रत्व व्यायाम उपजायते, ये जो व्यायाम के बारे में कहा गया है वो अगर व्यायाम नहीं है तो विभक्त घनगात्रत्व नहीं होता है और फिर अबद्धत्व इसका रहता है.
मांस का भी इसी प्रकार से शरीर रजक ले रहा, तो बहु तो उसका विशेषण ले ही सकते हैं, ये सभी बहु से ले सकते हैं। अबद्ध में ले लेंगे नहीं ले लेंगे, थोड़ी सी आपत्ति इस प्रकार की रहेगी। शुक्रम शोणितम, शुक्र रक्त वसा मज्जा लसीका रसहा च ओज संख्यात। और वसा मज्जा लसीका और रस हा च ओज संख्यात। ओजक कहा गया जो ओजस से गिना गया, इस प्रकार का जो रस है, अंत में ये सभी के वसा में है, मज्जा में है, लसिका में है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से आने वाले हैं। तो उन सभी के बारे में ये सब बाहर निकलने लगे। वास्तव में शरीर के धातु स्वरूप इस प्रकार के भाव है और उनका बाहर जाना अच्छा नहीं है, फिर भी शरीर उनको फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। अबद्ध म्हणजे शिथिल असं आहे का, या शिथिल जो कहते हैं वो अबद्ध इस प्रकार कहते हैं। इस इससे सिर्फ अस्थि छोटा है, बाकी सब इंक्लूडेड, ऐसा क्यों? अस्थि में शायद ये बहु और अबद्धत्व ये लक्षण ये विशेषण नहीं जुड़ सकते, और अस्थि से डायरेक्ट प्रमेय का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं दिखा जाए। अभी जो प्रमेय की कॉम्प्लिकेशंस है, ये द्रव विशेष और बहु अबद्ध इनसे जुड़ी इस प्रकार से है। तो एक अस्थि को छोड़कर बाकी सभी दूष्य इसमें समा जाते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है कि केवल अस्थि को छोड़कर ये सभी इसमें शामिल इस प्रकार के हो रहे हैं। त्रयाणामेषां निदानादि विशेषाणां सन्निपाते क्षिप्रं श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते प्राग अतिभूयस्त्वात्। तो ये जो तीन निदान आदि विशेष है, निदान दोष और दूष्य, तो उन सभी के बारे में बताया। ये कारण पहले बताया, निदान जो है वो दोष बहुदवा श्लेष्मा दोष विशेषा ये बताया गया, और ये सभी दूष्य बताए गए। सन्निपाते तो उनका इकट्ठा आने पर, ये सब इकट्ठा हो जाने पर क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते प्राग अतिभूयस्त्वात्। तो पहले कफ का प्रकोप तात्काल हो जाता है, क्योंकि वो अतिभूय बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का है। स प्रकोपितः क्षिप्रमेव शरीरे विसक्ति लभते शरीर शैथिल्य। और वो प्रकोपित होने पर तात्काल शरीर में फैल जाता है, विसृप्ति उसको प्राप्त होती है, शरीर शैथिल्य, क्योंकि शरीर वैसे भी शिथिल इस प्रकार का। स विसर्पण शरीरे मेधसा एव आदितः मिश्री भावं गच्छति मेधसश्चैव बहुपद्धत्वान् मेधसश्च गुणैः समान गुणविशिष्टत्वात्। और जब इस प्रकार से पूरे शरीर में फैल रहा है, तो पहले मेध से ही मिश्र हो जाता है, क्योंकि मेद भी बहु और अबध्य इस प्रकार का है, और मेद के गुण और कफ के गुण समान इस प्रकार का है। Vitamin B12 and D3 are recommended for diabetes nowadays. Is related to this. Possible है ये। और वैसे व्यायाम एक अहम चिकित्सा है डायबिटीज या प्रमेह जिनमें अव्यायाम ये हेतु है, उनमें व्यायाम करवाना ये बहुत अहम इस प्रकार का रहता है, और वहाँ व्यायाम से ही फायदा होता है। संक्रमण ये लोग बताते हैं कम से कम 40-45 मिनट्स एवरी डे, या 200 घंटे एक हफ्ते के लिए, ऐसा बताते हैं। और ये ब्रिस्क वॉकिंग होना चाहिए, जल्दी जल्दी चलना चाहिए इस प्रकार से। और आयामो विविधोंगानां व्यायाम कहा, सभी अंगों को आयाम होना ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की चीज है। अतः B12 की डिफिशियंसी और D3 डिफिशियंसी ये संकरित गाय के कारण है। D3 खास करके
उससे रिलेटेड इस प्रकार की है, क्योंकि ये गाय धूप में टहल नहीं सकती और फिर जो सूर्य किरण से हमें D3 मिलता है वो नहीं मिलता है इस प्रकार से। और B12 वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध ही सोर्स है, तो ये बात स्पष्ट है कि उनके लिए ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। सो ये बात सही है कि D3 और B12 इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और मैं अभी काफी लोगों को सुझाव देता हूँ ये करवाने के लिए। और अभी इतने जल्दी दूध से ये बढ़ता नहीं है, तो सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहता हूँ सीधा बाहर से, और वो करने पर राहत मिलती है, ये देखा गया। क्षिप्र असे काय सांगितले आहे, तो संप्राप्ती दीर्घकाल चालणारे आहेत। हाँ, तुरंत क्या होगा, तो कफ का प्रकोप इस प्रकार का हो। अभी ये चय काष्ठा मुपारुह्य इस प्रकार की बात बताई गई है कि एक अवस्था तक पहुंच जाते हैं, चरम अवस्था इस प्रकार से, और वहां पहुंचने पर थोड़ा भी कारण अगर हो जाता है तो पूरी कारण सामग्री तैयार है, वो तात्काल अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो जाती है, रोग की अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो जाती है। तो इस हिसाब से ये क्षिप्र इस प्रकार का कहा गया होगा। तो इसमें कफ का प्रकोप होना ये एक बात है, लेकिन दूषण भी उतने ही तैयार है प्रमेह निर्माण करने के लिए। तो बहु अबद्ध इस प्रकार का वेद इस प्रकार का है। इंजेक्शंस लेने की जरूरत है ऐसा नहीं है, B12 की गोलियां भी मिलती है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, डॉक्टर्स क्या बताएंगे इसके आधार पर ये थोड़ा सा चलेगा। और एक मैंने गुंतवणूक आरोग्यातली किताब में एक मुद्दा लिखने की कोशिश की है कि अभी एलोपैथी में ये एनाल्जेसिक्स और हार्मोन, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स ये सब प्रचलन में आ गए, या जल्दी बहुत सारे भी सम्मिलित हो जाते हैं इसके क्षिप्र, ये भी हो, एक चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है और ये हो जाता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि उस जमाने में एक 40-50 बरस पूर्व विटामिन के बारे में काफी सोच था, सोच थी, और विटामिन डिफिशियंसी से क्या क्या होता है इसके बारे में हमने भी स्कूल लेवल पे पढ़ा है कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से क्या होता है, सी डिफिशियंसी का भी होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब कहीं इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं होती कि ये विटामिन ये कम हो गया तो ये हो गया वगैरह। और B1 की डिफिशियंसी से डिस्मेनोरिया होता है, कष्टार्थ होता है, ये एलोपैथी की खोज है इस प्रकार से। और B1 उस समय में मिलता था ग्लास्को कंपनी का, अभी वो भी नहीं मिलता, तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो ये मूल रूप से सुधरने वाली है, विटामिन की डिफिशियंसी अगर है और उसको हम ठीक करेंगे, चाहे बाहर से विटामिन देके भी, तो मूल रूप से ये सुधरता है। और ये फार्मेसी को नहीं चाहिए, फार्मेसी को चाहिए कि आप लगातार उनकी दवा लेते रहे। तो इसलिए जिससे मूल रूप से सुधरने वाला है वो बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन ही बंद कर देते हैं। अभी जो प्रचलन है वो विटामिन देते हैं, लेकिन वो बाकी सब द्रव्यों के साथ विटामिन देते हैं। तो डायबिटीज की गोली चालू रहती है, उसके बावजूद भी B12 लेना है, D3 लेना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से बताते हैं। मांसाहार करणाऱ्या लोकांमध्ये सुद्धा विटामिन B12 डिफिशियन्सी खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून येते। तो ये उसके बारे में सोचना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि अग्नि का कुछ भी विचार नहीं है,
और डिफिशियंट आहार डिफिशियंट है तो आहार में डालेंगे तो डिफिशियंसी कम हो, लेकिन अन्न की पचन की संस्था अच्छी नहीं है तो आप इतना भी ऊपर से देवे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अशोक परांजपे के पिता उन्होंने एक बात बताई थी और काफी दिलचस्प है इस प्रकार से। तो उस जमाने में जब एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट शुरू करनी है तो एलोपैथी की दवा बंद करनी है नहीं करनी है इसके बारे में आप बहस अभी भी होती रहती है। और ज्यादातर मैं सुझाव देता हूँ कि एकदम मत बंद मत करो, चालू रखो, हमारी दवा जैसे शुरू हो जाएगी वैसे डोज आधा करेंगे, फिर और कम करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो ये बेटर ऑप्शन है। और खास करके अगर स्टेरॉइड्स पर डिपेंडेंट है तो तुरंत छोड़ना बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो बहुत धीरे धीरे स्टेरॉइड्स को छुड़वाना पड़ता है, हार्मोन्स के बारे में भी धीरे धीरे छुड़वाना पड़ता है। तो वो मरीज पूछता था कि विटामिन की गोली चालू है तो उसे चालू रखने में तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं चालू रख सकता हूँ। तो वो पूछते तो तुम्हारे घर में लोग कितने हैं, समझो कि 4 लोग हैं, सभी के लिए एक ही खाना बनता है। हाँ बराबर, एक ही खाना बनता है। और बाकी 3 लोगों को विटामिन की डिफिशियंसी बताई है क्या डॉक्टर ने, उनको कुछ लक्षण है क्या? बोलता है नहीं, ये सिर्फ मुझे ही बताया गया है। तो देखो वही खाना जो तुम खा रहे हो वही वो खा रहे हैं, उनको डिफिशियंसी हो नहीं रही और तुम्हें हो रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर में उसके पाचन करने की क्षमता नहीं है। तो विटामिन देना ये उसका उपाय नहीं है, तुम्हारी पाचन क्षमता बढ़ाना ये उसका उपाय है। तो ये मान जाता था क्योंकि ये लॉजिकली बराबर है। घर के सभी लोगों को इस प्रकार की विटामिन की लेने की आवश्यकता पड़े तो डाइट जो है डिफिशियंट है ऐसा मानेंगे। लेकिन ऐसी अगर स्थिति नहीं है, केवल एक को ही विटामिन की आवश्यकता पड़ रही है और बाकी लोग वैसे भी स्वस्थ है। दूसरी बात ऐसी होती है कि अगर हम परीक्षण करेंगे तो इसमें कमी आएगी। अभी D3 और B12 किसी की व्यक्ति का करो, हेमोग्लोबिन भी करो, तो सभी ये कम ही आते हैं। और फिर इसके लिए उपाय क्या करना है, तो टैबलेट्स लेना। ये कमी क्यों है इसके बारे में कोई सोच नहीं है। तो इसमें ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी। It is recommended that those having intrinsic factor deficiency have to take vitamin B12 regularly and lifelong। लेकिन ये अग्नि का विचार नहीं है इसमें, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अग्नि अगर अच्छा हो, माधव बाग 3 महिने से आहार विहार औषध देऊन डायबिटीस पूर्ण बरा करतात, त्यांच्याजवळचे पीठ धान्य देतात, तसेच बनवण्याची पद्धत सुद्धा देतात। बरेच पेशंट 3 महिने डायबिटीस फ्री होतात। तसेच प्रमोद पाठक त्रिपाठी आहे, प्रमोद त्रिपाठी ते सुद्धा करतात। सुशील कुमार शिंदे यांना इन्शुलिन सुरू आहे, आता त्यांनी डायबिटीज फ्री केले आहे, ते कसं साध्य करत असाल? जैसे मैंने कल कहा, मुक्ता पिष्ट या मौक्तिक भस्म से विटामिन B12 सुधारता है क्या? मालूम नहीं है, ऐसा देखा नहीं गया। तो प्रमोद त्रिपाठी का जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स पूर्णतः बंद करना, मिल्क प्रोडक्ट्स पूर्णतः बंद करना और व्यायाम करवाना और सुबह स्मूदी लेना, ये उनका है। और एक 10 दिन का या 7 दिन का उनका शिविर रहता है और उसमें लोग इंसुलिन से छूट जाते हैं। यह अनुभव है उनके इस प्रकार से। लेकिन सभी लोगों को फायदा होता है ऐसा नहीं है। और फिर दूध, देसी गाय का दूध भी नहीं लेना, ये अलग इस प्रकार की सोच है, ये उनकी गलत फहमी है। तो उनका कहना था कि दूध केवल उनके बछड़ों के लिए बना है गाय का, और
मानव जाति के लिए या दूसरे किसी प्राणी को पीने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये गलत है। हमारे ग्रंथों में दूध के बारे में काफी जिक्र है और क्षीरहोता अभ्यास और रसायन नाम ये भी सूत्र है। तो और दूध के काफी गुणधर्म बताए गए हैं। तो हमारे हिसाब में देसी गाय का दूध लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्सी गाय का दूध नहीं लेना है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं, उसके आधार पर ये बना होगा। और मैंने बहुत साल पहले 20-25 साल पहले एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने लिखी किताब पढ़ी थी और उसने दूध को बहुत कोसा था कि बहुत बेकार है, दूध पीना ही नहीं चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेने ही नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। और उसमें चरक वगैरह के संदर्भ भी दे दिए थे कि ये कैसा, जो जो कफवर्धक वगैरह इस प्रकार की बातें हैं उनको ही सिर्फ लिखा था, बाकी 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 बारे में कुछ लिखा नहीं था। लेकिन ये सब प्रचलन हुआ है, ये A1 मिल्क के जरिए हुआ है। जर्सी गाय का जो दूध है वो बेकार है, उसमें संदेह नहीं है। अशा वेगवेगळ्या डाएट ट्रीटमेंट प्लॅनने BSL नॉर्मल झाली तरी रुग्ण स्वस्थ होत असेल का? नहीं होता है। तो केवल शुगर लेवल नॉर्मल हो जाना ये अहम मुद्दा नहीं है। पूरे तरीके से स्वास्थ्य होना ये आवश्यक इस प्रकार का है और वो नहीं होता है वास्तव में। लेकिन ऐसा है ना कि लोग इसी को डायबिटीज समझते हैं और फिर हाइपरग्लाइसीमिया होने के कारण कुछ उपद्रव जो होते हैं, रेटिनोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी होती है वगैरह, उससे बचते हैं। ये भी एक इसमें संभव है। तो सभी जगह एक बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टिगेशंस को कितना महत्व देना। डॉक्टर्स और पूरा समाज इन्वेस्टिगेशंस को बहुत महत्व देता रहता है, क्योंकि ये समझ निर्माण किया गया है समाज में कि इन्वेस्टिगेशन ही सब है। गीर गाईचे दूध बेटर राहील का? सगळीकडे देशी गाईचे दूध अवेलेबल नसतं बऱ्याच वेळा। गिर गाय देसी ही है तो उसमें कोई संदेह नहीं है, गिर गाय का दूध चलेगा इसका। ये देसी की ही वैरायटी है, सिर्फ वो दूध ज्यादा देती है इसलिए उसका प्रचलन बढ़ गया। वैसे खिलार वगैरह जो हमारे है महाराष्ट्र में या फिर थारपारकर है राजस्थान में, इस प्रकार ये भी अच्छे हैं। लेकिन दूध कम है, खिलार का दूध तो बहुत कम है। वो बहुत सारी पीढ़ियों पर काम करना पड़ेगा दूध बढ़ाने के लिए, और फिर ये बात हो सकती है कि उनका भी दूध हम ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक सामाजिक मानसिकता बन गई है कि ठीक होना यानी कि रिपोर्ट्स ठीक होना, और रिपोर्ट्स ठीक नहीं हुए हैं और सिम्टोमेटिकली या क्लिनिकली पेशेंट अच्छा है तो उसको लगता नहीं कि वो ठीक हुआ है। तो ये मानसिकता कैसे चेंज करे, क्योंकि ये इन फार्मेसी ने सभी लोगों पर इसका गहरा असर बनाया है कि फार्मेसी के जरिए उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस में बदलाव आ जाते हैं। और देखो कहते हैं पहले विटामिन B2 इतना था अब इतना हो गया, D3 इतना था अब इतना हो गया वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में थोड़ा सजग होना जरूरी इस प्रकार का है। और नेचुरल विटामिन कैसे मिले, अगर हमें विटामिन लेने ही है तो दो तरीके से सोचना है। एक, नेचुरल विटामिन मिले इसके बारे में कुछ प्रयास करने हैं जो फलों से ज्यादा इस प्रकार से मिलते हैं क्योंकि उसमें ये पकाना वगैरह बात होती नहीं है। लेकिन फल ऑर्गेनिक होने चाहिए, ये भी बड़ी मुसीबत की बात है। और ऑर्गेनिक फल मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। आयुर्वेदोक्त स्वास्थ्य लक्षणे सुखावबोधापासून सुखस्वप्न पर्यंत प्रचारात आणली पाहिजेत, म्हणजे रुग्ण स्वस्थ कोणत्याही ट्रीटमेंटचे मुळापासून करू शकतो। ये सही है
अभी मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा था, स्मिता लेले करके एक न्यूट्रिशनिस्ट है, और सकाल में उसके काफी लेख आते रहते हैं इस प्रकार से। तो उसका एक ग्रुप है, और उसमें किसी ने एक संस्तुत श्लोक डाला था स्वास्थ्य के लक्षण के बारे में। तो मैंने पूछा कि इसका रेफरेंस क्या है, तो वो बोली मुझे तो मालूम नहीं है, जिस किसी ने डाला होगा उसको कुछ पता होगा। पंचतिक्त क्षीर बस्ती ने बी कॉम्प्लेक्स मार्ग आसान होगा। ओके, ठीक है। तो मैंने फिर चरक का विमान छठे अध्याय का जो रेफरेंस है, 8वें अध्याय, वो उसको बता दिया कि ये इस प्रकार का रेफरेंस है। तो उसको कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी, एक तो संस्कृत में है, तो जिस किसी ने उसका इंटरप्रिटेशन किया होगा उसी को लेकर चलते हैं, संस्कृत पढ़ने की बात नहीं है। फिर भी इनका प्रचलन करना ज्यादा जरूरी है, और ये जो उन्होंने लक्षण बताए काफी मिलते जुलते हैं हमारे वचन के हिसाब से, जो श्लोक है वो। और फिर उसको यूट्यूब में काफी लाइक्स है उस वीडियो को। उसने अंग्रेजी में उसके बारे में या हिंदी में बताया है, मुझे याद नहीं है पक्का, और सीधा ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है। हम उससे बेहतर कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, और उन पर जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी सभी पैरामीटर जो है वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से पैरामीटर्स बने हैं। अभी जब ये इंश्योरेंस के लिए मेडिकल चेकअप्स होते हैं, और उसके आधार पर बताया जाता है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, वगैरह वगैरह, तो इसके लिए दवाइयां शुरू करो। और फिर ऐसी नौबत है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाया जाता है, इसमें हाई रिस्क है, इस प्रकार से कर। तो अभी इस सभी के बारे में समाज में हमें जागृति करवानी है, और शायद विटामिन्स के बारे में हम भली भांति सोचे, और उसको फिर से प्रचलन में लाने की कोशिश करें। इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये एक बात हो सकती है कि नेचुरल विटामिन्स किसमें मिलने वाले हैं, उन पदार्थों का सेवन अगर हम करेंगे तो शायद हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी इस प्रकार की रहेगी। तो फलान यादव समझते या दाढ़ी दीनी बुद्धिमान, वैसे अभी काफी किसान जो है वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फल भी निर्माण कर रहे हैं। द्राक्ष से लेकर आम वगैरह सभी अभी मिलने वाले हैं, मिलने लगे हैं। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि अगर इस प्रकार के विटामिन की कमी है, क्षति है, तो नेचुरल विटामिन जिससे मिले उनका प्रयोग करें, और शरीर में ऐसी स्थिति निर्माण करें कि जो उसका एसिमिलेशन कर सके। विटामिन D3 के बारे में ये बात है कि वो फैट सोल्यूबल है, घी में सोल्यूबल है। और अगर उसके साथ में हम घी नहीं ले रहे हैं हमारे आहार में, तो फिर भी ये मुसीबत इस प्रकार की होगी कि इससे विटामिन D3 बढ़ेगा नहीं। तो अभी जो 101 आवर्ती गुरुची या बला, इसका स्नेह मिलता है, कैप्सूल में मिलता है, वो शायद विटामिन D3 को बढ़ाता होगा। वो घी बेस इस प्रकार का है। वैसे तेल से शुरुआत करते हैं, लेकिन 100 बार दूध डालने से काफी घी बढ़ जाता है उसमें। और फिर गुड़ुची अगर उसके साथ में है, और देसी गाय के दूध और घी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे D3 B12 ये सब मिल जाएगा। हाँ, तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्षीर गुड़ुची 101 आवर्ती ये मिलता है, और क्षीर बला 101 आवर्ती ये मिलता है कैप्सूल के फॉर्म में। तो उनका अगर हम प्रचलन लाएंगे और नियमित रूप से
व्यायाम भी करना है, क्षीरकर्ताभ्यास और रसायनानाम इसको भी पालना है, नियमित रूप से घी और दुग्ध लेना है, और फिर उसके साथ में व्यायाम भी करना। ये सब करेंगे तो डायबिटीज कम होगा, कंट्रोल में आएगा। मैं प्रमेह की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमेह के बारे में कफ पित्त वात को देखकर कुछ करना है। गुग्गुल तिक्तक घृताचा उपयोग होईल, कारण या डिफिशियन्सीची सर्व लक्षणे वातव्यतेची असतात. ओके. लेकिन ये आवर्ती स्नेह ज्यादा उपयुक्त होगा ऐसा लगता है, तो ये डिसाइड करे कि किसको गुग्गुल तिक्तक घृत देना है, किसको क्षीर गुड़ची देना है, इसके बारे में। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें अपने तरीके से इसके बारे में सोचना है। व्यायाम तो करते ही रहना चाहिए, व्यायाम को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। विभक्त जनकातरत्व ये बात व्यायाम से ही हो सकती है। इनमें काफी लोगों में मांसशोष दिखाई देता है तो वेस्टिंग ऑफ मसल इस प्रकार से, और अग्नि अच्छी नहीं रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के आहार की विहार की योजना करनी है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो बगैर कोई साइड इफेक्ट्स हम इनको भली भांति ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। अभी जो इन्होंने माधव बाग में उनका एक फ्लोर देते हैं, वैसे मेरे पास भी अभी एक ये फ्लोर डी फ्लोर करके है, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स है। ये केवल शिंपी धान्य इस प्रकार का है, शुष्क धान्य पूरी तरीके से बंद करने का, ऐसा उनका कहना है। तो शिंपी धान्य वैसे वात प्रकोपक इस प्रकार का है, तो उसके साथ में घी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और रुक्षता को काउंटरैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी इस प्रकार से, और फिर ये लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपण मॉडर्नच्या पॅरामीटर्सने चेंज होण्यापेक्षा आपण आपल्या सिद्धांतावर जर ठाम राहिलो तर तेच आपलं वेगळेपण होईल, आणि त्यावर येतील परत हे समाज जसा कोविड मध्ये झाला, त्यांची मेडिसिन्स फेल झाली आणि आता लोकांना मेडिसिन घेताना साइड इफेक्ट्स बाधत आहेत, मैं बघत आहे। ये सही है, लेकिन ऐसा है उसमें कि ये समाज का मत परिवर्तन इतनी जल्दी आसानी से नहीं होता है, ये एक अहम मुद्दा है। और हमारे ऊपर जो संस्कार शालेय स्तर से आ रहे हैं, उतने उसमें इतना तुरंत परिवर्तन नहीं आएगा। तो शुरू में अगर उनके पैरामीटर्स के ऊपर भी हमारी दवाइयाँ काम कर रही है, ऐसा लोग देखते हैं, तो शायद एक बात बनती है कि लोग उसको भलीभांति समझ लेंगे, और हाँ हाँ आयुर्वेद की दवा से मैं शुद्ध सुधर गया। क्लिनिकली वैसे भी सुधर जाते हैं, लेकिन ये बात रहती है कि ये पैरामीटर जो है वो बदलते हैं। तो हमारे जो पैरामीटर्स है स्वास्थ्य के, वो अच्छे हैं या नहीं है, इसके बारे में बताते रहना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और लोग शुरू से ही उसको तुरंत मानेंगे ऐसा नहीं। मैंने एक सुझाव दिया था कि जब ये इंश्योरेंस निकाला जाता है तो एक वहां पे लाइफस्टाइल कंसल्टेंट भी रखना चाहिए, और वो पूरी लाइफस्टाइल को देखकर सुझाव दे दे कि लाइफस्टाइल में इस प्रकार से परिवर्तन करो, ये खाना खाओ, ये मत खाओ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मान लेते हैं कि केवल 10% लोग उसको मानेंगे, बाकी सुनकर छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी वो 10% अगर मानते हैं और अपने जीवन शैली में सुधार लाते हैं, तो वो बीमार नहीं होंगे और इसके जरिए इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो जाएगा, क्योंकि क्लेम्स नहीं आएंगे। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें आ जाएगी कि उनका फायदा है इस प्रकार से करके।
मेरी थोड़ी बात हुई थी, लेकिन आगे इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई है। ये एक मिशन इस प्रकार से लेकर अगर चलेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ही हमारे पहले काम में आ सकती है, मदद कर सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी को हमारी तरफ कैसे हम राजी करेंगे या हमें सहायता देने के लिए उनमें जिक्र करेंगे, तो ये शायद बात हो सकती है। तो कोविड-19 से ये जरूर हुआ कि आयुर्वेद उभर आया फिर से, क्योंकि एलोपैथी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार के हैं। और अभी ये जो म्यूकोरमाइकोसिस ये जो हो रहा है, इस एलोपैथी के ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स, उससे इम्यूनिटी डाउन हो गई वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं, डायबिटीज बढ़ गया है स्टेरॉइड्स के कारण। और ये एक अहम कारण है कि अभी म्यूकोरमाइकोसिस बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहा है। तो लोग समझ गए अभी कि नहीं, हमें ब्लाइंड फेथ एलोपैथी में है वो नहीं रखना है इस प्रकार से। वैक्सीनेशन के बारे में भी ये ब्लाइंड फेथ है अभी, तो वो भी एक 4-5 बरस के बाद उसके साइड इफेक्ट सामने आएंगे। तो अगली दफा जब कोई पैंडेमिक होगा तो लोग वैक्सीनेशन का उतना जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल परिस्थिति जो है, वो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो बाकी लोग बता रहे हैं, उनके ही आधार पर ये सब चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है, और मानसिकता को चेंज करना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल कठिन इस प्रकार की बात। तो हमें धीरे 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 प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। वॅक्सिनेशन झाल्यावर सुद्धा आता यूके मध्ये 4th वेव आली आहे। वैसे भी भारत में सेकंड वेव जो कम हो रही है अभी, निकल जाएगी शायद, उसमें वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं है। ये वैसे ही हर्ड इम्यूनिटी से ही इसके ऊपर काबू पाते हैं। और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नया निर्माण नहीं होती, तब तक जिनमें प्रतिकार शक्ति कम है वो मौत की घाटी उतर जाते हैं। तो यही सिलसिला चल रहा है, पहले वेव में भी हुआ, दूसरे वेव में भी यही हुआ। और दूसरे वेव में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन इस प्रकार का है, तो काफी नुकसान कर गया। अब तीसरे वेव में मालूम नहीं है किस प्रकार का म्यूटेशन होगा, क्या होगा इस प्रकार से। तो सच्चे रूप में प्रतिकार शक्ति बढ़ाना यही अहम मुद्दा है। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल से संबंध है, खाने पीने से संबंध है, हमारे सोच विचार से संबंध है, व्यायाम से संबंध है, योग से संबंध है। और वो सब करने के लिए लोग तैयार नहीं है। उनको चाहिए कि एक दवा दे दो, इंजेक्शन दे दो, शायद कुछ भी करो, बस मामला खत्म हो गया, बाकी लाइफस्टाइल वगैरह करने का कुछ सवाल नहीं है इस प्रकार से। तो ये बात बनेगी नहीं इस प्रकार से। तो मेरा कहना है, कम से कम आयुर्वेद के जो छात्र है, वैद्य है, वो तो कम से कम शुरू करें अपने अपने घर में। और फिर इसके जरिए समाज में मत परिवर्तन थोड़ा 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 होता रहेगा। हमारा एक फैमिली ग्रुप है, तो मैंने कोविड-19 के बारे में वहां पे व्याख्यान दिया कि कैसी स्थिति है, क्या है वगैरह। बहुत सारे लोग अभी मेरे कहने पर ऑर्गेनिक खाना आरंभ किया है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने, ये रिश्तेदार है। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन लेना है, ऐसा ही उनका कहना था। और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन ले भी लिया है इस प्रकार से। और उसमें भी कोई सोच नहीं थी कोवैक्सीन लेना है या कोविशील्ड लेना है, जो सामने आ गया, मिल गया, वो ले लिया इस प्रकार से। तो अभी थोड़ी थोड़ी जागृति होने लगी। और मैंने कहा कि किसी भी वैद्यकीय क्षेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में मुझसे पूछो कम से कम। मैं 40 बरस से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और काफी एडवांस केसेस और ये सब देखते रहता हूँ। तो कुछ ना कुछ तो सोच होगी। डायबिटीजच्या लोकांना चवनप्राश व्यवस्थित झाली काय काय द्यावा।
अभी ऐसा है कि च्यवनप्राश में शुगर है इसलिए वो नहीं देना है, ऐसा मत सोचो। वास्तव में ऐसा है कि अगर उसके लिए च्यवनप्राश पर्याप्त दवा है तो देना चाहिए। शुगर टोटली बंद ही करनी है, ये जो अभी प्रचलन में है, ये काफी गलत इस प्रकार का है। तो एक चम्मच च्यवनप्राश खाने से कुछ बिगड़ने वाला इस प्रकार का नहीं। गिव एग्जांपल ऑफ फ्रॉग इन वार्म वाटर टू विच सॉल्ट इज एडेड रेगुलरली। Sometimes after frog cannot come out of the water due to the effect of water and salt. In diabetics, it is seen if they don't control sugar, it will happen. But according to our principles, we can recommend the people to completely get rid of diabetes. उसमें ऐसा है ना, महेशु ऊर्ध्वं तथा अधश्च मलेपनीते महेशु संतर्पणमेव कार्यम। ये संतर्पणमेव कहा गया है। अगर तर्पण अपतर्पणोक्त प्रमेय है तो उसको संतर्पण करवाना है। और वसंत कुसुमाकर की दवा का अनुपान प्रमेह रुजरा त्रिविश मधु शर्करा इस प्रकार का बताया गया है। तो रजनी मधु और शर्करा अनुपान दिया गया है वसंत कुसुमाकर का। अगर ये हम लोगों को बताते हैं तो लोग यहाँ है डायबिटीज है, मैं शुगर कैसे खा सकती हूँ, शहद भी नहीं खा सकती वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वॅक्सिनेशन घेऊ नये यासाठी कसे कन्व्हिन्स करावे? जो काफी वीडियोस वगैरह आ रहा है इसके बारे में, तो हमारे कहने पर नहीं कोई मानेगा। जो लोगों का कहना है वही उनके तक पहुंचाना है। डायबिटीज में लोग फीकी चाय पीते हैं और वह भी मूत्र संजनन है। चाय, कॉफी मूत्र संजनन है, चाय के बारे में मुझे पता नहीं है। कॉफी में देखा गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है, संतर्पण अगर करना है तो मधु शर्करा ये संतर्पण करने वाले इस प्रकार के। और अगर अपतर्पणोत्थ विकार है तो इसमें संतर्पण देना है। मेरी जो किताब है डायबिटीज की, साथ में बोलते हैं शुगर फैक्टर्स, इसमें मैंने ये इसके बारे में काफी जिक्र किया है, बताने की कोशिश की है। फिर भी जब मरीज आते हैं, मैं बताता रहता हूँ कि घी खाओ, घर का बना हुआ घी खाओ इस प्रकार। लोग हाँ कहते हैं। अगली बार पूछेंगे कि घी खा रहे हैं क्या, तो बोले नहीं खा रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों, मुझे भय है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है ना, अगर ये भय है तो अभी एक बार लिपिड प्रोफाइल करो, 3 महीने घी खाओ, फिर से लिपिड प्रोफाइल करो, और देखेंगे हम क्या होता है। उसके लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो ये जो एलोपैथी के डॉक्टर ने ये जो मानसिकता निर्माण की है कि घी अच्छा नहीं है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी खाना ही नहीं है वगैरह, तो उससे बाहर ही नहीं आते हैं। हाँ, तो संतर्पण करने वाले दवाइयों में घी शहद ये भी अच्छे हैं इस प्रकार के, अपतर्पण है, लेकिन घी तो संतर्पण है इस प्रकार से। तो यव का उपयोग करेंगे क्योंकि वो मेद और मूत्र दोनों को कम करने वाला इस प्रकार का है। और अबद्धत्व को निकालने के लिए व्यायाम रूप से करेंगे। ऑलरेडी डायबिटिक मेद काही काळ घेतल्यानंतरच कोलेस्ट्रॉल वाढू लागते असे दिसते। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संबंध टेंशन से, स्ट्रेस से है, चिंता से है। घी खाने से होता है ऐसे नहीं, तली हुई चीजें खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन नियमित रूप से घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो चिंता है उसके साथ में और घी का पचन नहीं हो रहा है तो अलग बात है, तो उसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे हिसाब में रोक्षण कब करना है और स्नेहन कब करना है इसके बारे में सोचना है। अगर हमारे हिसाब में रोक्षण करना है तो ठीक है, आप स्नेह बंद करो, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ही होगा।
सभी के लिए इस प्रकार का नहीं है। व्हाट आर द ऑथेंटिक सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड मिल्क इन पुणे? कॉन्टेक्ट वैद्य वैभव वाणी। यहाँ तो बहुत सारे माय फार्मर करके सिमरगढ़ रोड पे है और सस्टेनेबल स्टोर है यहाँ पे, और बाकी भी बहुत सारे हैं। तो ये पुणे में तो प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सभी मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें फिर से ये विटामिन की तरफ मुड़ना है हमारे प्रैक्टिस में। मैं अभी काफी लोगों को सुझाव दे देता हूँ कि B12 और D3 करो, और वो बहुत कम पाते हैं। हिमोग्लोबिन भी वैसे कम रहता है। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा हूँ कि जो डिफरेंशियल काउंट आता है WBC वगैरह के बारे में, उसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच में, और उसका आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन क्या है ये देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो आसानी से उपलब्ध है। CBC करवाते हैं तो सभी आता है, और हम सिर्फ हीमोग्लोबिन, WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट इनको ही देखते हैं, बाकी देखते ही नहीं है। तो उसके बारे में फिजियोलॉजी में तो जानकारी मिलेगी, ये डिफरेंशियल काउंट जो है वो उसके बारे में, और उसका भली भांति उपयोग किस प्रकार से कर सकेंगे ये थोड़ा देखेंगे तो ज्यादा बेहतर किस प्रकार का रहे। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करना ही है, एलोपैथी की दवा लेनी है, तो बेहतर ऑप्शन है विटामिन वगैरह ले लो, और उससे भी बेहतर ऑप्शन है कि फल खा लो, इस प्रकार से ऑर्गेनिक फल खा लो, और फिर दवाइयां इस प्रकार से प्रयोग में लाओ कि उसके जरिए उसका पचन होना आरंभ इस प्रकार का हो जाए। तो ये शायद हमें ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। और डायबिटीज पर इस प्रकार से लोग काबू पा रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये एलोपैथी के लिए एक बड़ा सदमा है। एक 5 बरस पहले डायबिटीज हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है, तो सिर्फ दवाइयां लेते रहना, इतना ही जिक्र था एलोपैथी में। मेटफॉर्मिन काफी प्रचलन में दवा है इस प्रकार से। लेकिन अभी प्रमोद त्रिपाठी हो या बाकी दूसरे किसी के तरीके से हो, व्यायाम के जरिए हो, अगर बगैर मेडिसिन डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है। सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि हमें अपने तरीके से भी देखना चाहिए। एक्चुअली इट डिपेंड्स on what kind of ghee patients consume in case of increasing cholesterol। ये भी बात है। घर में देसी गाय का दूध लेना और घर में ही घी बनाना ये सबसे अच्छा है। और अगर देसी गाय का दूध फुल क्रीम इस प्रकार का मिलता है तो घर में काफी घी बनता है, उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ब्रांडेड घी इंड्यूसेस हाई कोलेस्ट्रॉल, ये पॉसिबल है। इओसिनोफिल वृद्धी, पित्त, लिम्फोसाइट वृद्धी, कफ वृद्धी असा संबंध बरेचदा जुळतो। ओके, तो मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में सोच रहा हूँ कि इसको अगर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ इम्यूनिटी के साथ, तो हाँ, कुछ बरस पहले मैं इम्यूनिटी के हिसाब से HIV में जो परीक्षण करते हैं उसका जिक्र करता था, लेकिन फिर भी उसमें लोगों को संदेह हो जाता था कि अरे ये HIV के बारे में तो सोच नहीं रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने वो अभी छोड़ दिया है। तो ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी इज ऑब्जर्व्ड इन डायबिटीज। ओके, तो लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं है कि उसको क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन लेने हैं ऐसा तो नहीं बता रहे इस प्रकार से। और जो जुवेनाइल डायबिटीज है, इसमें प्यूबरिटी में होने वाले चेंजेस और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का वहां पे प्रभाव, ये एक बहुत सोचने का विषय इस प्रकार का है। वैसे जुवेनाइल डायबिटीज में हमारे पास बहुत कम होते हैं, और ये प्यूबरिटी चेंजेस वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज रुकते हैं और कल वो केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 4 ये दोष दृश्य वगैरह जो है उसी के बारे में ज्यादा जिक्र करेंगे। और फिर एक दो दिन में अगर वो पूरा होता है तो फिर से माधव निदान मधुकोष्ठिका जो है वो पूरी करनी। योगा सूत्र लिंक टू जीएसवीसी ग्रुप, हाँ आज मैं भेजता हूँ। और आज दोपहर 4 बजे तो ये सूत्र होगा, योग सूत्र होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।